रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ गांव में रहता था। उनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। फिर एक दिन रोहन की नौकरी शहर में लग जाती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है। फिर वो दोनों शहर में एक किराए के मकान की तलाश में जुट जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो प्रॉपर्टी डीलर को कोई सस्ता मकान किराए पर दिलवाने के लिए बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टी डीलर उन्हें एक मकान दिखाता है। रेखा को वो मकान पसंद आ जाता है और वो वहाँ रहने लगते हैं। फिर उसी रात जैसे ही रात के 3 बजते हैं, उन्हें घर के पीछे बने बाग से किसी के झूला झूलने की आवाज आती है। अजी, ये इतनी रात गए झूला कौन झूल रहा है? क्या आपको भी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है। कोई पागल ही होगा जो इतने रात गए झूला झूल रहा है। छोड़ो, हमें क्या, सो जाओ। फिर इतना बोलकर रोहन दोबारा सो जाता है, लेकिन रेखा को नींद नहीं आती। पता नहीं कौन है। एक काम करती हूँ, खिड़की से देखती हूँ कि आखिर है कौन। फिर रेखा खिड़की की ओर जाती है और खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ से एक पुराना झूला लटक रहा था और उस झूले पर एक औरत सफेद साड़ी पहने झूला झूल रही होती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जिस वजह से रेखा उसकी शक्ल नहीं देख पाती। उसे देखकर रेखा बहुत डर जाती है। फिर वो भागकर रोहन की ओर जाती है। अरे रोहन, जल्दी उठो, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे क्या हुआ रेखा? रात के 3 बज रहे हैं, तुम सो क्यों नहीं जाती? जो दिखाना हो सुबह दिखा देना। फिर रेखा रोहन का हाथ पकड़कर उसे खिड़की की ओर ले जाती है। फिर रोहन भी देखता है कि दूर एक औरत सफेद साड़ी पहने झूला झूल रही है। रोहन की नजर सीधा उनके पैरों पर पड़ती है और उसके पैर देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे रेखा, उसके पैरों की तरफ देखो। अरे वो उल्टे हैं। ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे, ये हम कहाँ फंस गए। ये तो सच में चुड़ैल है। अब क्या करे जी, अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर रोहन जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और वो दोनों भागकर अपने कमरे के अंदर जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। अजी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं हैं। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। किसी तरह आज की रात निकालो। मैं कल सुबह होते ही उस डीलर से फोन पर बात करता हूँ। फिर रात भर उन्हें झूला झूलने की आवाज आती रहती है। और वो डर के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाते। फिर सुबह होते ही रेखा पड़ोस की औरतों को रात में हुई घटना के बारे में बताती है। अरे बहन जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हैं, बोलो ना। हम लोग कल रात ही इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन हमें रात भर किसी के झूला झूलने की आवाज आती रही। क्या इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? हे भगवान, क्यों आपने इस घर को किराए पर लिया है? क्यों, ऐसा क्या है इस घर में? ये घर कोई आम घर नहीं है। इस घर में जो भी रहने आया है, 3 दिनों के बाद उसकी लाश इस घर से मिली है। मेरी मानो तो तुम आज ही आज ये घर छोड़कर चले जाओ। हे भगवान, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ। जो भी इस घर में रहने आता है, उसे आधी रात को पीछे की खिड़की से एक औरत झूला झूलती हुई दिखाई देती है। और तीसरे दिन उनके साथ वो औरत क्या करती है किसी को नहीं पता, क्योंकि तीसरे दिन सिर्फ उनकी लाशें ही मिलती हैं। रेखा उस औरत की बातें सुनकर डर जाती है और भागती हुई रोहन के पास जाती है। रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? चलो, हमें इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताओगी भी? मैंने उस झूला झूलने वाली चुड़ैल के बारे में सब पता लगा लिया है। इस घर में जो भी रहने आता है, वो चुड़ैल उसे तीसरे दिन मार देती है। आज पहला ही दिन है, हमारे पास 2 दिन है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे हम ऐसे नहीं जा सकते, हमारे पास दूसरा घर किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं है। रुको, मुझे डीलर को फोन करने दो। हमारा 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके पास। फिर रोहन डीलर को फोन मिलाता है। प्रॉपर्टी डीलर उसे कहता है कि वो किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। जब आएगा तो बैठकर बातें करेंगे। हे भगवान, हमारे पास 1 हफ्ते का समय नहीं है जी, आप कुछ और सोचिए। रेखा, हो सकता है वो औरत तुम्हें डरा रही हो। बेवकूफों वाली बात मत करो जी। क्या आपने कल रात अपनी आंखों से उस चुड़ैल के उल्टे पैर नहीं देखे थे? जब सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप इसे नकार रहे? हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते।
फिर दोनों में पूरा दिन बहस चलती रहती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। अजी बाहर तो अंधेरा हो गया जी, अब क्या होगा? कहीं ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं। फिर रात होते ही फिर से उन्हें झूला झूलने की आवाज आने लगती है। अरे मर गए रे, ये नास बेटी चुड़ैल तो आज फिर से झूला झूलने आ गई। अब क्या करे? कहीं हमारे घर के अंदर तो नहीं आ जाएगी? रेखा, क्या पता आज चुड़ैल ना आई हो, ये झूला सिर्फ हवा से हिल रहा हो। फिर वो दोनों सोचते हैं कि चुपके से खिड़की से झांक कर देखेंगे कि आज झूले पर कोई है या नहीं। फिर वो दोनों दबे पैर खिड़की के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ आज कोई भी चुड़ैल दिखाई नहीं देती, सिर्फ झूला हिल रहा होता है। देखा रेखा, वहाँ कोई भी नहीं है। मैं कह रहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर वो झूला अपने आप क्यों हिल रहा है? अरे देखो ना, कितनी तेज हवा चल रही है, हो सकता है इसी वजह से हिल रहा होगा। चलो अब सोने चलते हैं। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं और इसी तरह दूसरा दिन भी बीत जाता है। सुबह होने पर रेखा बहुत खुश थी क्योंकि उसे कल रात कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी थी। फिर उसकी पड़ोसन उसे घर के बाहर खड़ा हुआ देखती है तो उसके पास आकर बोलती है, अरे आप लोग अभी तक यहाँ हो? आज आपका तीसरा दिन है। मैंने आपको बताया तो था कि जो भी इस घर में रहने आया उसे वो चुड़ैल तीसरे दिन मार डालती है। बड़े अजीब लोग हैं, इन्हें अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। फिर इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर रेखा फिर से घबरा जाती है और रोहन को जाकर तीसरे दिन मारे जाने की बात बताती है। अरे रेखा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात भी वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी, अब वो जा चुकी है। नहीं जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज तीसरा दिन है, अगर उस औरत की बात सच हुई तो हम आज मरने वाले। अजी मेरे पास एक रास्ता है, चलो वो झूला जिस डाली पर टंगा हुआ है हम वो पेड़ की डाली काट देते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कहीं चुड़ैल और गुस्से में ना आ जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो दोनों एक आरी से उस पेड़ की डाली को काट देते हैं। झूला नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर वो दोनों भागकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। फिर रात होने पर रेखा चुपके से खिड़की खोलकर देखती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। शुक्र है भगवान का, इस बला से जान छूटी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उन्हें झूला झूलने की आवाज आती है। फिर जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो झूला उनके कमरे की छत से बंधा हुआ होता है और वो चुड़ैल झूला झूल रही होती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे, ये कमबख्त चुड़ैल तो घर के अंदर ही आ गई। अब क्या करें जी? आप इससे पूछो ना, आखिर हमसे चाहती क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था इसका झूला मत तोड़ो। मैंने सुना है कि ऐसी चुड़ैलों को शांति तभी मिलती है जब कोई उनसे बात करके उनका अधूरा काम पूरा कर दे। अगर हम उससे बात कर पाए और जान पाए कि वो क्या चाहती है तो शायद वो हमें छोड़ दे। पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल से बात करोगी? वो हमें देखते ही मार डालेगी। डर कर बैठने से तो मौत पक्की है, कोशिश करेंगे तो शायद बच भी जाए। तुम कौन हो? हमें क्यों डराती हो? अचानक झूला अपने आप रुक जाता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मेरा नाम सावित्री है। ये घर मेरा था। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इसी पेड़ पर फांसी दे दी थी। मेरी आत्मा इस झूले से बंध गई है। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मेरी अस्थियां गंगा में बहा दे ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगले ही दिन रोहन और रेखा उस पेड़ के नीचे खुदाई करके सावित्री की पुरानी अस्थियां निकालते हैं और उन्हें गंगा जी में बहा आते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि घर से झूला गायब है। घर में पहली बार सुकून और शांति महसूस होती है। रात को उन्हें कोई आवाज नहीं आती। रोहन भी चैन की सांस लेता है। अगर हम डर के मारे भाग जाते तो शायद कभी सच नहीं जान पाते। कजरी नाम की एक औरत एक गांव में जूस की दुकान लगाती थी। वो सिर्फ अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में मशहूर थी, क्योंकि कजरी के पास कुछ भी फल या सब्जी लेकर जाओ वो उसका जूस बना ही देती थी। उसके पास हर तरह के जूस मौजूद थे
और यही वजह थी कि लोग दूर दूर से कजरी के दुकान का जूस पीने आते थे। कजरी के परिवार में वैसे तो कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन गांव में ही एक आदमी रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू कजरी का भाई जैसा था और बचपन से ही दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। एक दिन भोलू कजरी की दुकान पर पहुंचता है और उससे कहता है, कजरी बहन, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे आओ आओ, क्या लाए हो भोलू भैया? ये देखो आलू, आज जरा तुम मुझे इस आलू का जूस बनाकर पिलाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर अभी बनाकर दिखाती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे अगर मैंने तुम्हें आलू का जूस पिला दिया तो। जरूर जरूर, मगर पहले जूस बनाकर पिलाओ, और हाँ, वो मुझे पसंद भी आना चाहिए, वरना रसगुल्ले नहीं मिलेंगे। कजरी झटपट आलू का जूस बनाने में लग जाती है। कजरी की जूस की दुकान पर और भी कई लोग मौजूद थे। सब देखने के लिए उत्सुक थे कि वो आलू का जूस बना पाती है या नहीं। थोड़ी ही देर में कजरी आलू छीलकर उसका जूस बना देती है। ये लो भोलू भैया, बन गया तुम्हारा आलू का जूस। आलू का जूस देखकर भोलू हैरान रह जाता है। वो कजरी को चिढ़ाते हुए कहता है, बहन, तुमने ये जूस तो बना लिया, लेकिन जरूर इसका स्वाद बेकार होगा। भला आलू का भी जूस अच्छा हो सकता है क्या? लेकिन जैसे ही भोलू जूस पीकर देखता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जूस तो वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। वाह वाह, मान गए कजरी बहन, तुम्हारे हाथों में तो वाकई में जादू है, जादू। तुम तो किसी भी फल या सब्जी का जादुई जूस बनाकर पिला सकती हो, और वो भी चुटकियों में। सभी लोग कजरी की खूब तारीफ करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कजरी अपने जूस की दुकान पर बैठी थी और कुछ लोगों को अनार का जूस पिला रही थी कि तभी गांव का एक आदमी पिंटू कजरी के पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ कजरी दीदी, ये देखो, कजरी दीदी, शहर में एक बहुत बड़ी जूस बनाओ प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें जो कोई भी सबसे अलग हटके पौष्टिक और स्वादिष्ट जूस बनाकर लोगों को पिलाएगा, उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर कजरी चौंक जाती है और तभी वहाँ भोलू भी आ जाता है। क्या पूरे 1 लाख रुपए, वो भी सिर्फ जूस बनाने के लिए? ये तो कमाल की बात है। ये सुनकर भोलू पिंटू के हाथ से वो पोस्टर ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। अरे नहीं कजरी, सिर्फ जूस बनाने का नहीं मिलेगा 1 लाख रुपए। तुम्हें ऐसा जूस बनाना होगा जैसा अब तक किसी ने न पिया हो, और जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और साथ साथ पौष्टिक भी हो, तभी तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर तो मैं वहाँ शहर जरूर जाऊंगी और ये इनाम भी जीत कर लाऊंगी। इस इनाम को जीतने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। कजरी दीदी, फिर तो आपको आज ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता परसों ही है, और इसमें भाग लेने के लिए आपको आज ही जाकर वहाँ पर नाम लिखवाना पड़ेगा। क्या? मगर आज कैसे? मेरे पीछे यहाँ सब कौन संभालेगा? अरे कजरी, तुम जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, ये सब यहाँ मैं संभाल लूंगा। मगर मैं अकेले कैसे भोलू भैया? तुम भी तो साथ चलते तो सही रहता ना। मैं क्या कहता हूँ कजरी बहन, आज तुम चली जाओ और फिर मैं कल आ जाऊंगा अपना थोड़ा काम खत्म करके। अच्छा ठीक है भोलू भैया, ये भी ठीक रहेगा। फिर क्या था, कजरी उसी दिन शाम को शहर जाने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही अगला दिन आता है, लेकिन अभी तक कजरी ने भोलू को एक फोन तक नहीं किया था। वो सोचने लगता है, ये क्या हुआ, कजरी ने अब तक मुझे फोन नहीं किया। कल फोन करके ये भी नहीं बताया था कि वो शहर पहुंची या नहीं। लगता है वहाँ व्यस्त हो गई होगी। कोई बात नहीं, आज तो मैं जा ही रहा हूँ शहर, वहीं जाकर सीधा कजरी से मिल लूंगा। भोलू शहर के लिए निकल जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर जूस बनाओ प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन उसे कजरी कहीं भी नहीं दिखती। ये कजरी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। जो भी लोग कल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं वो सब यही हैं, और शायद उनके रहने का इंतजाम भी यहीं के होटल के कमरों में ही है। लेकिन ये कजरी, हाँ, अभी जाकर उस कर्मचारी से पूछता हूँ। भोलू एक कर्मचारी के पास जाता है और उसे पूछता है, सुनिए भाई साहब, ये मेरी बहन कजरी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई थी, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? रुकिए, मैं अभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों के नाम की लिस्ट देखता हूँ। हाँ भाई साहब, वो 203 नंबर कमरे में ठहरी हुई है, उनका नाम यहाँ लिखा है, आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। ओह ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोलू उस कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। भोलू जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। अंदर कजरी की लाश पड़ी हुई थी। भोलू उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर भोलू डर जाता है। कौन हो तुम? क्या तुमने मेरी कजरी को मारा? नहीं भोलू भैया, ये मैं हूँ कजरी, मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मगर ये सब हुआ कैसे मेरी बहन? किसने किया ये सब? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
भैया, इस प्रतियोगिता में मेरे साथ साथ एक आदमी जिसका नाम डाका है, वो भाग ले रहा था। जब उसे पता चला कि मैं जूस बनाने में माहिर हूँ, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं ये प्रतियोगिता में भाग ना लूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और उसने गुस्से में मुझे मार डाला। क्या? तो तब तो हमें अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना कजरी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भैया। मैंने पहले ही उस आदमी को मार डाला है। जैसे ही मैं चुड़ैल बनी, मैंने उसे तुरंत मार डाला भैया, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था। क्या? लेकिन कजरी, फिर तुम अभी तक चुड़ैल कैसे बनी हुई हो? तुम्हारी आत्मा को तो शांति मिल जानी चाहिए थी ना। हाँ, मगर मेरी एक आखिरी इच्छा अभी भी अधूरी है, और वो है इस प्रतियोगिता में भाग लेना और इसे जीतना। मैं वहाँ मौजूद जजेस और लोगों को ऐसा जूस पिलाऊंगी कि वो इनाम मुझे ही मिलेगा। मगर कजरी, अब तुम इंसान नहीं हो, चुड़ैल बन चुकी हो। भला तुम प्रतियोगिता में भाग कैसे लोगी? भैया, आपके शरीर में घुसकर अब सिर्फ यही तरीका है जिससे हम ये प्रतियोगिता जीत सकते हैं, और साथ साथ वो इनाम भी। ठीक है कजरी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर चुड़ैल भोलू के शरीर में घुस जाती है, और जैसे ही चुड़ैल ऐसा करती है, वैसे ही भोलू की आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। अगले दिन जब प्रतियोगिता शुरू होती है, भोलू के शरीर में घुसकर चुड़ैल वहां पहुंचती है। एक आदमी जो कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को नियम समझा रहा था, वो बोलता है, सभी लोगों को ये जूस बनाने के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा, इसीलिए आपको जल्दी करना होगा। सारा सामान आपके सामने रखी टेबल पर पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करके जूस बना सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और भोलू के अंदर घुसी कजरी की आत्मा जूस बनाना शुरू कर देती है। करेला खाना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं इसी करेले से इतना स्वादिष्ट जूस बनाऊंगी कि सभी लोग मुझसे और जूस मांगेंगे। देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है और सबका जूस बनकर तैयार हो जाता है। किसका जूस सबसे अच्छा था, इसका फैसला करने के लिए सोनिया नाम की एक बूढ़ी औरत आई हुई थी, और वही प्रतियोगिता की जज भी थी। मैंने यहाँ मौजूद सभी प्रतियोगियों के जूस पीकर देखे, और बेशक सबके जूस बहुत ही स्वादिष्ट थे, लेकिन भोलू का जूस स्वादिष्ट तो था ही, साथ में बहुत ज्यादा पौष्टिक भी था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि करेले का जूस भी इतना अच्छा हो सकता है, और इसी के साथ साथ इस प्रतियोगिता को जीता है भोलू ने। ये सुनकर भोलू के अंदर मौजूद कजरी चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, और वो जाकर सोनिया से अपने इनाम के 1 लाख रुपए ले लेती है। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब चुड़ैल भोलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये अभी क्या हुआ कजरी? क्या तुम प्रतियोगिता जीत गई? हाँ भोलू भैया, मैं प्रतियोगिता जीत गई। हार लीजिए ये 1 लाख रुपए का इनाम। क्या? मगर कजरी, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? असल में भैया, ये प्रतियोगिता मैं आपके लिए ही जीतना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आप गांव की रेशमा को बहुत पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, और इसलिए आप खेतों में कड़ी मेहनत करके अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। इसलिए मैं ये प्रतियोगिता जीतकर आपको पैसा देना चाहती थी, ताकि आप रेशमा से शादी कर सके। कजरी, मेरे अपने परिवार ने कभी मेरे लिए इतना नहीं किया, और तुम तो मेरी सगी बहन भी नहीं थी, और फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उल्टा मेरी वजह से तुम्हारी जान भी चली गई। नहीं भैया, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप खुद को दोषी मत मानिए, ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा था भैया, सो हो गया। लेकिन अब मुझे जाना होगा। आप इन पैसों की मदद से धूमधाम से अपनी शादी करिएगा भैया। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है, क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। भोलू वो पैसा लेकर गांव वापस आ जाता है, और वो रेशमा से शादी भी कर लेता है।